हेलो स्टूडेंट, आज पुनः हम असेसमेंट ऑफ फर्म के अंतर्गत प्राय दूसरे वीडियो को प्रारंभ कर रहे हैं। इसके पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसके अंतर्गत प्राय बुक प्रॉफिट तक की जानकारी आपको हमने दिया था, अर्थात उसे ही कंटिन्यू करते हुए आज इसका एज ए थ्योरी पोर्शंस के रूप में दूसरा वीडियो बताने जा रहा हूँ। यह जो आप ब्लैक बोर्ड पर देख रहे हैं, इसको अच्छी तरह आप स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि यह पूरे असेसमेंट ऑफ फर्म के सारे गुणों का समावेश यहाँ पर किया गया है। अगर इतना बात को आप ध्यान रखेंगे तो आपको असेसमेंट ऑफ फर्म करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने पहले ही कह दिया है कि मैं बहुत ही सरल भाषा में आपको असेसमेंट ऑफ फर्म के अंतर्गत किस प्रकार से टैक्स की गणना की जाती है या टोटल इनकम किस प्रकार से ज्ञात किया जाते हैं, बुक प्रॉफिट क्या होते हैं, तो कुछ चर्चाएं कल के वीडियो में कर चुके हैं, अर्थात उसे आप देख सकते हैं। आज हम एक दूसरे वीडियो के अंतर्गत प्राय पहले वीडियो को ही कंटिन्यू करते हुए पुनः आगे बढ़ रहे हैं और एक बार फिर आपको इसकी जानकारी हम देते चले जाएंगे। दैट मीन्स समय को बचाने के दृष्टिकोण से हमने अपने ही शब्दों में पहले से ही इस व्हाइट बोर्ड पर लिख रखा है, जिसे मैं एक एक करके आपको समझाऊंगा और विश्वास है कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। अगर आप असेसमेंट ऑफ फर्म को आज तक नहीं समझ पाए हैं तो मेरा विश्वास है कि इस वीडियो के द्वारा आप समझ पाएंगे। मैंने इसका शीर्षक दिया है कंप्यूटेशंस ऑफ फर्म्स इनकम, अर्थात फर्म के आय का कर निर्धारण, जिसके अंतर्गत हमने GTI ग्रोस टोटल इनकम, TI टोटल इनकम, टैक्स लायबिलिटीज अर्थात कर दायित्व, अर्थात इतने चीजों को हम आज समझाने जा रहे हैं कि ग्रोस टोटल इनकम और टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटीज की गणना हम किस प्रकार से करेंगे, इसको शुरुआत कहाँ से करते हैं और उसके अंतर्गत कौन कौन सी विशेष बातें होती है जिसे हमें ध्यान रखना है। तो लेट अस प्रोसीड, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा है नेट प्रॉफिट, क्योंकि असेसमेंट ऑफ फर्म के अंतर्गत एक PL अकाउंट होते हैं, उसी PL अकाउंट के नेट प्रॉफिट को लेकर हम प्रश्न को आगे की ओर बढ़ाते हैं। और आगे की ओर बढ़ाते हैं तो कल भी मैंने 4 बातों का जिक्र किया था कि आइटम डिसअलाउड इन डेबिट साइड ऑफ PL अकाउंट, आइटम डिसअलाउड इन क्रेडिट साइड ऑफ PL अकाउंट, आइटम अलाउड बट नॉट चार्ज इन डेबिट साइड ऑफ PL अकाउंट, आइटम इनकम अलाउड बट नॉट चार्ज इन क्रेडिट साइड ऑफ PL अकाउंट। ये 4 बातों की चर्चा मैंने पहले भी किया था, कल भी किया था और पुनः आज मैं इसकी चर्चा कर रहा हूं थोड़े थोड़े शब्दों के द्वारा। सबसे पहले डिसअलाउड आइटम इन डेबिट साइड ऑफ PL अकाउंट क्या होते हैं, तो मैंने आपको पहले बताया है कि अगर एज ए इंडिविजुअली इनकम फ्रॉम बिजनेस को आप पढ़े हैं तो ये सारी बातें, वहाँ की सारी बातें यहाँ पर मौजूद होती है। दैट मीन्स दोज इनकम which are not related to earn the profit of business, that is the main concept। एक लाइन का ये कंसेप्ट है जिसके कई अंक, कई आइटम हम बनाकर देखते हैं, लेकिन एक शब्दों में, एक सेंटेंस में कहते हैं दोज आइटम which are not related to earn the profit of business, अर्थात कोई भी आइटम जो PL अकाउंट के डेबिट में लिख दिए गए हैं लेकिन व्यापार के लाभ को कमाने में उसका कोई योगदान नहीं है, दैट विल बी डिसअलाउड। दैट मीन्स वैसे सारे आइटम आपकी डिसअलाउड हो जाएंगे। अब फॉर एन एग्जाम्पल हम मौखिक रूप से बोलते हैं, आपने PL अकाउंट के डेबिट में कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर लिख देते हैं, पेटेंट खरीदते हैं लिख देते हैं, बिल्डिंग खरीदते हैं लिख देते हैं, दैट मीन्स कैपिटल एक्सपेंडिचर। और ये PL अकाउंट रेवेन्यू अकाउंट होते हैं, इसलिए किसी भी प्रकार की अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर लिख दिए गए हैं तो उसे डिसअलाउड कर दिया जाता है। और
चूंकि यह कैपिटल एक्सपेंडिचर का हम व्यापार के लाभ कमाने में प्रयोग करते हैं, अर्थात उस पर डिप्रिसिएशन प्राय लाभ कमाने में योगदान करता है, इसलिए हर कैपिटल एक्सपेंडिचर से जो संपत्ति हम खरीदते हैं वो संपत्ति पर हरास अलाउड होते हैं एज पर द रूल्स क्या कहता है, तो सेक्शन 30 से लेके 35 तक में प्राय डिप्रिसिएशन कितना किस पर मिलता है, इस बात का उल्लेख किया गया कि पेटेंट पर कितना, क्योंकि डिप्रिसिएशन हर प्रकार के कैपिटल एक्सपेंडिचर में वैरी करता है, किसी पर 15%, किसी पर 25%, तो किसी पर 150% भी, 150%, दैट मीन्स 1.5 गुना भी प्राय अलाउड होते हैं। तो ये सब की चर्चा मौखिक रूप से हम यहाँ पर कर रहे हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर्स के रूप में आपके डिसअलाउड हो जाएंगे, लेकिन डिप्रिसिएशन के रूप में अलाउड होते हैं, और डिप्रिसिएशन एज पर रूल्स होनी चाहिए। रूल्स के अनुसार अगर डिप्रिसिएशन इसमें लिखा गया है दैट विल बी अलाउड, अगर ज़्यादा लिख दिया गया है तो ज़्यादा जितना होता है वह डिसअलाउड हो जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो ये हो गया आइटम डिसअलाउड इन डेबिट साइड ऑफ पीएल अकाउंट में फर्स्ट ऑफ ऑल कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात की। दूसरा, हम बहुत सारे रिजर्व, प्रोविजन एंड फंड में ट्रांसफर करते हैं। रिजर्व, प्रोविजन एंड फंड प्राय व्यापार के लाभ को कमाने में भी इसका कोई योगदान नहीं होता है, बल्कि कमाए गए लाभ का भी प्राय हस्तांतरण होता है। मीन्स हम कमाए गए लाभ का ट्रांसफर एज ए रिजर्व, प्रोविजन एंड फंड में करते हैं। इसका लाभ को कमाने में किसी प्रकार से कोई योगदान नहीं होता है। बार बार मैं एक बिंदु की ओर इशारा करूंगा, अर्थात वे सारे एक्सपेंडिचर एंड लॉसेस, वे सारे खर्च अथवा हानियां जो पीएल अकाउंट के डेबिट में लिख तो दिए गए हैं, लेकिन व्यापार के लाभ को कमाने में उसका कोई योगदान नहीं है, तो वैसी परिस्थिति में वो सारे आइटम डिसअलाउड हो जाते हैं। दैट मीन्स एनी रिजर्व, एनी प्रोविजन, एनी फंड ट्रांसफर, ऑल आर डिसअलाउड। फिर हम तीसरी बात करते हैं डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स कभी कभी हम क्या करते हैं, प्राय पीएल अकाउंट के डेबिट में इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स इत्यादि लिख देते हैं। तो जितने भी प्रकार से डायरेक्ट टैक्स होते हैं वह सब डिसअलाउड होते हैं, क्योंकि वह कमाए गए लाभ पर आयकर होते हैं, अर्थात इसे इसमें शामिल नहीं किया जाता है। लेकिन जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को प्राय पीएल अकाउंट के डेबिट में अलाउड किए जाते हैं। इस बात को ध्यान रखना है कि डायरेक्ट टैक्स डिसअलाउड होते हैं, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अलाउड होते हैं। आगे फिर बढ़ते हैं। बहुत सारी बातों को हम पीएल अकाउंट के डेबिट में लिखते हैं और सभी में एक ही विशेषताएं होती है कि प्राय ऐसे लिखे गए आइटम का व्यापार के लाभ को कमाने में कोई योगदान नहीं होता है। फिर हमने दो बातें कल चर्चा किए थे। एज ए इंडिविजुअल के रूप में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड रेम्यूनरेशन टू प्रोप्राइटर। इंडिविजुअल में प्रोप्राइटर ही प्राय अपना सैलरी ले लेते हैं यह कह के, तो ये दोनों आइटम इंडिविजुअल के रूप में तो बिल्कुल डिसअलाउड होते हैं, लेकिन फर्म के अंतर्गत इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% तक के अलाउड होते हैं, और एक्चुअल रेम्यूनरेशन मीन्स रेम्यूनरेशन टू पार्टनर एज ए सैलरी, बोनस, कमीशन एंड फीस, ये सब इन वन वर्ड रेम्यूनरेशन कहलाते हैं। अर्थात ऐसे जितने भी रेम्यूनरेशन होते हैं वह सब फर्स्ट ऑफ ऑल डिसअलाउड हो जाते हैं, जिसकी चर्चा मैंने कल किया था। तो बहुत सारी बातें होती है इसके डेबिट में, अर्थात सभी को चर्चा करना बहुत उचित नहीं है। एक लाइन को कृपया ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? वे सारे एक्सपेंडिचर्स एंड लॉसेस जिसका व्यापार के लाभ को कमाने में कोई योगदान नहीं हो, ये अर्थ और भाव आपको स्पष्ट करना होगा, और तब आपको डिसअलाउड करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। अब क्रेडिट आइटम में क्या होते हैं, तो क्रेडिट आइटम में प्राय दूसरे प्रकार की आय को शामिल कर लेते हैं। जैसे रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो हाउस प्रॉपर्टी
एक अलग शीर्षक का इनकम होता है, अर्थात इसे पीएल अकाउंट के क्रेडिट में अगर लिख दिया गया है तो डिसअलाउड कर दिया। इसी प्रकार इसके डेबिट साइड में लिख दिए जाते हैं इसी हाउस प्रॉपर्टी के संदर्भ में म्युनिसिपल टैक्स पेड, अर्थात म्युनिसिपल टैक्स पेड ऑल्सो डिसअलाउड, क्योंकि यह रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के शीर्षक की बात होता है जिसका हम अलग से गणना करते हैं, क्योंकि एक फर्म के हाथ में प्राय 3 और भी इनकम के स्रोत होते हैं, रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस एंड कैपिटल गेन। यही सब पीएल अकाउंट के क्रेडिट में प्राय लिखे होते हैं, जिसको हम फर्स्ट ऑफ ऑल एज ए डिसअलाउड के रूप में हटा देते हैं। पुनः आगे जाकर इसे भी हम आय में शामिल करते हैं। ऐसा बात नहीं है कि इस पर टैक्स नहीं लगेगा, इस पर भी टैक्स लगते हैं, लेकिन सबका स्थान पहले से सुनिश्चित कर दिया गया है। फर्म्स के बिजनेस इनकम को निकालने में प्रायः ये 3 प्रकार के स्रोत की आय को कम कर देते हैं, उसी के लिए लिखा गया है डिसअलाउड इन क्रेडिट साइड ऑफ पीएल अकाउंट। प्राय ज्यादातर यही आइटम इसके क्रेडिट में मिलेंगे, कैपिटल गेन, हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, उसको यहाँ डिसअलाउड करके हटा दीजिए। हटा देने का मतलब उसे लेस कर दीजिए। क्यों? क्योंकि लिखने के चलते लाभ बढ़ी हुई अवस्था में होती है, इसलिए लाभ को घटा दिया जाता है। फिर 2 आइटम की हमने चर्चा किया था, आइटम अलाउड बट नॉट चार्ज, दैट मीन्स वह एक्सपेंसेस अलाउड बट नॉट चार्ज हो सकते हैं और इनकम अलाउड बट नॉट चार्ज हो सकते हैं। अगर एक्सपेंसेस अलाउड बट नॉट चार्ज है, अर्थात डिप्रिसिएशन अलाउड था लेकिन अभी तक हमने पीएल अकाउंट में इसको नहीं लिखा है, तो आप इसको लेस कर देंगे, अर्थात आइटम अलाउड इन डेबिट साइड ऑफ पीएल अकाउंट बट नॉट चार्ज, तो इसको लेस कर देंगे। और क्रेडिट का ऐसा कोई इनकम हो तो उसको ऐड कर देंगे, अर्थात इतना करने के बाद आपको प्राप्त होते हैं बुक प्रॉफिट। पूरी तरह से यहाँ लिख दिए हैं, आप जरूर इसका स्क्रीनशॉट ले लें। बहुत ही शॉर्ट में पढ़ाने का हमने एक तरीका ढूंढा है, सरल तरीके से, बहुत लंबा विस्तृत नहीं करना है। तो बुक प्रॉफिट तक की चर्चा हमने कल भी किया था। तो इक्वल टू बुक प्रॉफिट माइनस डिडक्शंस ऑफ रेम्यूनरेशंस ऑफ वर्किंग पार्टनर, इसकी भी चर्चा हमने पिछले वीडियो में कर दिया था। अब इसकी चर्चा करने की जरूरत नहीं है। बुक प्रॉफिट में रेम्यूनरेशन को घटा देते हैं, तो घटाने के बाद हमारे पास क्या बचता है, इसी को बोलते हैं फर्स्ट बिजनेस इनकम। दैट मीन्स इतना के बाद जो प्राप्त होते हैं उसको फर्स्ट इनकम बोलते हैं। और तत्पश्चात इसके बाद हम अदर शीर्षक के आय को लिखते हैं जो पहले डिसअलाउड कर दिए गए थे, अर्थात इसके बाद आपको लिखा हुआ है ए इनकम ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्सेस एंड कैपिटल गेन। दैट मीन सभी शीर्षकों की आय को जोड़ देते हैं, तब बनता है जीटीआई और टीआई। अब ये 2 ऑप्शन है कि इसको ग्रोस टोटल इनकम कहा जाए कि टोटल इनकम कहा जाए, अर्थात ये दोनों परिस्थितियां यहां बन सकती है। एक कारण है एटीजी का कटौती, लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन एटीजी। अगर एटीजी है और उसकी कटौती देना बाकी है, तब ऊपर में हम इसे ग्रोस टोटल इनकम कहेंगे, टोटल इनकम नहीं कहेंगे। और जब एटीजी की कटौती घटा देंगे तब ये बन जाएगा टोटल इनकम, और इसी टोटल इनकम पर प्राय फर्म को टैक्स का भुगतान करना होता है। एक फर्म के ऊपर भी प्राय 2 प्रकार के टैक्स लगाए जाते हैं। एक होता है स्पेशल रेट ऑफ टैक्स। तो स्पेशल रेट ऑफ टैक्स बिल्कुल एज इंडिविजुअल्स के तरह ही होता है, उसमें कोई अंतर नहीं होता है। दैट मीन्स अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो तो उस पर 20% का टैक्स लगता है। अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो तो इसे फ्लैट रेट ऑफ टैक्स कितना है, तो फ्लैट रेट के रूप में टैक्स है 30%, अर्थात इसमें कोई एग्जम्पशंस नहीं होते हैं। और एज ए इंडिविजुअल जो स्लैब रेट ऑफ टैक्स होते हैं वह इंडिविजुअल के अंतर्गत जो स्लैब रेट का प्रयोग होता था, यहाँ पर उसका प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सीधा सरल एक फ्लैट रेट ऑफ टैक्स होता है और वह है 30%।
इसके बाद एज ए इंडिविजुअल के रूप में वही कैपिटल गेन पर 20%, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 20%, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ये बड़ा ही नाजुक विषय है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, जिसको हमेशा लोग पढ़ाते हैं अंडर सेक्शन 111A। अगर अंडर सेक्शन 111A का उल्लेख हो तभी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर स्पेशल रेट ऑफ टैक्स के रूप में एट द रेट ऑफ 15% लगाए जाते हैं, अन्यथा वो भी फ्लैट रेट में ही आता है, अर्थात शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को अलग नहीं किया जा सकता है, तब उसे फ्लैट रेट में 30% का टैक्स देना पड़ता है। अगर यह सेक्शंस का उल्लेख नहीं हो तो हमेशा याद रखना चाहिए कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स प्रायः अन्य आय की तरह लगाया जाता है। दैट मीन्स अन्य आय की मतलब फ्लैट रेट ऑफ टैक्स एट द रेट ऑफ 30%। तो स्पेशल रेट में दो ही होते हैं ज्यादातर, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ज्यादातर फ्लैट रेट में ही आते हैं, और एक है कैजुअल इनकम, लॉटरी, क्रॉस वर्ड पजल, हॉर्स रेस इत्यादि हम लोगों ने पढ़ा है इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशंस के अंतर्गत, अर्थात इस पर 30% का टैक्स होता है जिसे स्पेशल रेट ऑफ टैक्स कहते हैं। फिर कुछ कॉमर्शियल सिक्योरिटीज होते हैं, कॉमर्शियल सिक्योरिटीज भी प्राय ग्रॉस अप टैक्सेबल होते हैं, दैट मीन्स उस पर भी टैक्स 10% का होता है। तो ये सब कुछ स्पेशल टाइप ऑफ रेट को ध्यान में रखेंगे, बाकी जितना टोटल इनकम है उस इनकम पर जितना स्पेशल रेट ऑफ टैक्स जितनी आय पर लग चुका है उतना को घटा देने के बाद जो शेष बच जाता है उस पर 30% का टैक्स लगता है। इस प्रकार से हमारा टैक्स निकल आता है जिसको बोलते हैं इज इक्वल टू टैक्स लायबिलिटीज। टैक्स लायबिलिटीज के बाद अब आता है कि अगर आपकी इनकम, फर्म की इनकम, सॉरी आपका नहीं बल्कि अगर आपके फर्म की इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है तो एज ए फ्लैट रेट के रूप में ही 12% का सरचार्ज लगता है। अगर 1 करोड़ से कम है तो इस सरचार्ज लगाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसके बाद ये 4% हेल्थ एंड एजुकेशन से प्राय हर जगह मान्य होता है, चाहे वो फर्म्स इनकम हो, कंपनी इनकम हो, इंडिविजुअल इनकम हो, प्राय 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस हमेशा लगते हैं। इसलिए हमने यहां लिख दिया है कि 12% सरचार्ज ऑफ इनकम मोर देन 1 करोड़, अगर 1 करोड़ से ज्यादा है तो 12% का सरचार्ज जोड़ेंगे प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। इतना के बाद अभी भी हमारा ग्रोस लायबिलिटी, ग्रोस टैक्स ही बना हुआ है। ग्रोस टैक्स में जिस प्रकार एज ए इंडिविजुअल्स के रूप में टीडीएस होता था, अगर फर्म में भी कोई टीडीएस है, स्रोत पर कर की कटौती काटा गया है, जाओ प्रायः नहीं के बराबर ही आपको मिलेगा। फिर भी इसे पढ़ना तो पड़ता ही है कि अगर फर्म की कोई ऐसी आय जिसको मिलने में प्राय स्रोत पर कर की कटौती कर लिया गया था तो उस टीडीएस को माइनस करते हैं, तब निकलता है नेट टैक्स लायबिलिटीज। ये पूरे फर्म की कहानी है। इस कहानी को अगर इस तरह से आप याद रखेंगे तो एज ए स्टोरी के रूप में असेसमेंट ऑफ फर्म बिल्कुल आपको सरल लगेगा, और मैं इसे सरलता के दृष्टिकोण से ही इसे अपने शब्दों में व्यक्त करता हूँ। किताब के शब्दों में भारी भरकम प्रयोग होता है जिसको उलट फेर करने में प्रायः बच्चों को दिक्कत होती है, अर्थात बच्चों के ही दिक्कत को ध्यान में रखकर हमने एक शॉर्टकट मेथड का प्रयोग किया है, अप्लाई किया है। इसमें बहुत सारी बातें हम मौखिक रूप से बोलते हैं, अर्थात हमारे बोलने का भी एक बहुत बड़ा अर्थ होता है। उस अर्थ को भी कैच करना चाहिए, पकड़ना चाहिए कि क्या सर बोल रहे हैं, उसका क्या मीनिंग है, किस प्रकार से डिसअलाउड आइटम चुने जाते हैं। तो इतना तक में हम फर्म्स की इनकम को निकाल लेते हैं। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं, ये हो गया टैक्सेबल इनकम। अब यहाँ तक हमारा शेष हो गया, अर्थात फर्म के इनकम को निकाल कर उस पर हमने टैक्स लगा दिया और यहाँ पर मैंने इसको क्लोज कर दिया।
यहां पर एक दूसरी भी समस्या है। दूसरी समस्या क्वेश्चन के साथ आपसे पूछा जाता है कि टैक्सेबल इनकम ऑफ पार्टनर दैट इज इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, अर्थात इस फर्म से साझेदार को व्यक्तिगत रूप से जो लाभ प्राप्त होते हैं वह प्राय इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन की संज्ञा से नवाजा जाता है। इसीलिए अब हम निकालने जा रहे हैं टैक्सेबल इनकम ऑफ पार्टनर दैट इज इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। सपोज दैट हमने एक कल्पना किया है कि माने कि इस फर्म में XYZ 3 पार्टनर हैं, तो इस फर्म से रिलेटेड 3 ही बातें हैं जो महत्वपूर्ण से प्राय टैक्सेबल इनकम इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर्स फ्रॉम द फर्म, मीन्स फर्म से जो आय प्राप्त हुआ वह साझेदार के हाथ में किस प्रकार से कर योग्य किए जाएंगे, उसी को यहाँ पर हम समझा रहे हैं। टैक्सेबल इनकम ऑफ पार्टनर दैट इज इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशंस कहे जाते हैं। सबसे पहला ये जो इनकम हमारा निकला, फर्म के इनकम को प्राय साझेदारों में लाभ हानि अनुपात में बांट देते हैं। ये तो हर व्यापार का दस्तूर है कि जो भी लाभ होते हैं आफ्टर ऑल टैक्स के बाद वह साझेदारों को बांटे जाएंगे। यहाँ पर 3 साझेदार है, लाभ हानि का एक अनुपात आपके प्रश्न में होता है, उस अनुपात में प्राय फर्म बिजनेस इनकम को प्राय बांट देते हैं, तब वह साझेदार के हाथ में चला आता है बटकर, और साझेदार के हाथ में वह इनकम एग्जेम्प्ट होती है। एग्जेम्प्ट क्यों होते हैं? तो इसके पीछे लॉजिक है कि जो इनकम पार्टनर्स को फर्म से प्राप्त हो रहे हैं ऑलरेडी उस पर टैक्स लगाया जा चुका है, अर्थात दोबारा उस पर टैक्स नहीं लगना चाहिए, दोहरे करारोपन से बचना चाहिए। इसीलिए फर्म से जितनी भी आय एक साझेदार के हाथ में प्राप्त होता है वह एग्जेम्प्ट होते हैं अंडर सेक्शन 10(2)(a। अंडर सेक्शन 10(2)(a) के अंतर्गत फर्म्स का इनकम शेयर्स इन फर्म इनकम शेयर्स इन फर्म एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10(2)(a) नील, अर्थात जो भी बटकर इसके हाथ में प्राप्त हुआ उस पर अब पुनः टैक्स नहीं लगाया जाता है, लेकिन इसको लिखेंगे, लिखने के बाद एग्जेम्प्ट कर देंगे। इस सेक्शन को उल्लेख कर दीजिएगा। दूसरा बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि साझेदार को फर्म के अंतर्गत फर्म के बुक प्रॉफिट की गणना करने में, फर्म के बिजनेस इनकम को निकालने में प्राय 2 प्रकार की कटौतियां मिला था। एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अप टू 12% और इन एक्सेस ऑफ 12% तो टैक्सेबल हो गया डिसअलाउड करके। दैट मीन्स जो पार्टनर के लिए फर्म्स के इनकम में अलाउड होते हैं वही साझेदार के हाथ में टैक्सेबल होते हैं। दैट मीन्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर 12% से अधिक टैक्सेबल हुआ था, दैट मीन्स 12% का डिडक्शन मीन्स आपको अलाउड मिला था, वही अलाउड यहाँ पर टैक्सेबल हो जाते हैं। इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 12%। अगर आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% से कम था, दैट मीन्स टोटल यहाँ राशि लिख देंगे, 12% की चर्चा नहीं करेंगे। अगर आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% से ज्यादा होता है तब आप यहाँ पर 12% के दर से इसको अलाउड हुआ था, इसीलिए पार्टनर के हाथ में टैक्सेबल होते हैं। दूसरा रेम्यूनरेशन टू वर्किंग पार्टनर हमने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया था। तो जितना एज ए रेम्यूनरेशंस के रूप में अलाउड होते हैं फर्म्स के इनकम में, उतना ही साझेदार के हाथ में टैक्सेबल हो जाते हैं। इसलिए हमने यहाँ लिख दिया है रेम्यूनरेशन दैट मीन्स XYZ का जितना भी अलाउड रेम्यूनरेशन हुआ वो यहाँ पर लिख दिया जाता है। अब अलाउड में भी बातें हो सकता है, हमने एक एग्जाम्पल दिया था 1,80,000, दैट मीन्स एक्चुअल रेम्यूनरेशन ही
प्रायः घटा था नियम को लगाकर। तो 1,80,000 चूंकि एक्चुअल रेम्यूनरेशन है, इसीलिए उसमें कोई झंझट नहीं है कि एक्स को कितना मिला लिख देंगे, वाई को कितना मिला लिख देंगे और जेड को कितना मिला लिख देंगे। दैट मीन्स अगर एक्चुअल रेम्यूनरेशन तक ही अलाउड डिडक्शंस मिला था तो वैसी परिस्थिति में किसी भी प्रकार से बंटवारे की जरूरत नहीं होती। अगर एक्चुअल रेम्यूनरेशन 1,80,000 था लेकिन आपको कटौती नियमानुसार 1,30,000 का ही प्राप्त हुआ, पॉइंट को ध्यान में रखना है। अगर 1,80,000 एक्चुअल रेम्यूनरेशन था, अगर वही सारी कटौतियां मिल गया तब तो यहाँ पर एक्स वाई जेड को जितना सैलरी बोनस कमीशन एज ए फीस के रूप में मिला है लिख दीजिएगा, बांटने का झंझट नहीं होगा। लेकिन अगर एक्चुअल रेम्यूनरेशन से बाय द वे कम डिडक्शंस मिला है, कम अलाउड हुआ है, तब उसको बांट कर लिखने की जरूरत होती है। और बांट कर लिखने में तब एक अनुपात निकाला जाता है और वह अनुपात कहाँ से निकलता है तो एक्स की सैलरी प्लस वाई की सैलरी प्लस जेड की सैलरी। दैट मीन्स एक्स का कुल रेम्यूनरेशन, वाई का कुल रेम्यूनरेशन और जेड के कुल रेम्यूनरेशन के आधार पर एक अनुपात निकाला जाता है और उसी अनुपात के द्वारा प्राय 1,30,000 को आपको यहाँ पर टैक्सेबल किए जाएंगे। तो यहाँ पर भी दो कंडीशंस हो गया। अगर एक्चुअल में आपको रेम्यूनरेशन सारे डिसल अलाउड हो गए थे तब बांटने की झंझट नहीं है, लेकिन अगर उससे कम अलाउड हुए थे एज पर द रूल्स फॉलो करने में, तब ऐसी परिस्थिति में एक अनुपात निकालेंगे। और अनुपात क्या निकालेंगे कि एक्स का कुल कितना सैलरी वेजेस कमीशन, वाई का कुल कितना सैलरी वेजेस कमीशन, जेड का कुल कितना सैलरी वेजेस कमीशन, अर्थात तीनों को अलग अलग अमाउंट के रूप में रखकर उसको अनुपात में निकाल लेंगे और उसी अनुपात से 1,30,000 को बांटकर तीनों में टैक्सेबल कर देंगे। दैट्स ऑल। अब इसके बाद यहां से जब हम पार्टनर की बात कर रहे हैं तो वह जस्ट लाइक एज इंडिविजुअल हो गया। मीन्स एक फर्म में तीन बातें महत्वपूर्ण से रूप में हुई कि शेयर इन फर्म एग्जेम्प्ट होते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अप टू 12% टैक्सेबल होते हैं और एक्चुअल रेम्यूनरेशन या रेम्यूनरेशन से कम हो वो भी टैक्सेबल होते हैं। ये तीन आइटम हो गए। इसके बाद ये सभी साझेदार एक्स वाई जेड एज ए इंडिविजुअल्स के रूप में उसकी अपनी आय प्रॉपर्टी हो सकती है, उसकी अपनी हाउस प्रॉपर्टी हो सकती है, उसके अपने कैपिटल गेन हो सकते हैं, उसके अपने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस हो सकते हैं। तो वो सारे इसके नीचे मिला देंगे। यहाँ पर फर्म की बात हुई यहाँ तक में और इसके बाद एक अदर इंडिविजुअल इनकम ऑफ पार्टनर, दैट मीन्स साझेदारों की जो व्यक्तिगत आय है, चाहे वह मकान की आय हो, कैपिटल गेन की आय हो, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस की आय हो, वो सारे आय को यहाँ पर जोड़ देंगे। तब निकलेगा टोटल इनकम ऑफ द पार्टनर्स। और जब टोटल इनकम ऑफ द पार्टनर निकलेगा तो इस पर एज ए इंडिविजुअल्स के रूप में टैक्स लगाए जाएंगे और एज ए इंडिविजुअल के रूप में टैक्स हम पढ़ चुके हैं, स्लैब रेट ऑफ टैक्स एंड स्पेशल रेट ऑफ टैक्स। तो बच्चों आज एज ए थ्योरी के रूप में हमने आपको बहुत सरल और सीधा तरीके से बताने का प्रयास किए हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको यह अच्छा लगेगा, हिसाब आप बना सकते हैं। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो कुछ हिसाब, कुछ प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेंगे ताकि आपके कंसेप्ट को पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया जाए। तो इतना के बाद हम इतना तो जरूर कहेंगे कि वीडियो को अगर पसंद करते हैं, पढ़ाने के तरीके को पसंद करते हैं, कोई जोर जबरदस्ती की बात नहीं है, अर्थात लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। यही मेरा रेम्यूनरेशन है, अर्थात इतना में आप कोई कंजूसी नहीं करेंगे। इसलिए इस कॉलेज गुरु का एक रिक्वेस्ट है जिसे आपको मानना चाहिए। सब्सक्राइब करने से भी आपको लाभ प्राप्त होंगे। हमारा हर वीडियो आपको तुरंत प्राप्त होगा, चाहे आप किसी भी मुकाम पर पढ़ रहे हो। हमारा वीडियो हर मुकाम पर देखा जा सकता है, चाहे वह 11th के कंसेप्ट ही क्यों ना हो।
फिर भी उसे सीए में देखा जा सकता है, क्योंकि हमारा पढ़ाने का तरीका बिल्कुल किताबों से भिन्न होता है। तो दैट्स ऑल, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय।